हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ रिगार्डिंग लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। ओके, तो सॉल्व करने से पहले हम पहले जानेंगे कि लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल है क्या। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उसमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी कैसे प्रेजेंट होती है। हेटेरोस्केडास्टिसिटी के लिए जो भी हमें चाहिए होती है रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर, हमेशा हम लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल जब भी एस्टिमेट करते हैं तो हमें रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे हेटेरोस्केडास्टिसिटी है। उसके बाद जब रिग्रेशन रन करेंगे तो क्या क्या कमांड्स है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल क्यों होती है? क्योंकि अभी तक तो यू हैव ऑलरेडी गॉट दिस लीनियर रिग्रेशन, राइट। तो हमें लीनियर रिग्रेशन हम जानते हैं, लीनियर रिग्रेशन। बट यहाँ पे जब हमारे पास आती है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, तो इस केस में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी कंसीडरिंग और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे हम लोग होता है ना कि वाई आई इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 देन एक्स आई होती है, ये होती है ना। तो ये जो y होती है जनरली हमारा एक कंटिन्यूस वेरिएबल होती है ना। जैसे कि एवरेज आवर्ली अर्निंग्स है, ट्रैफिक फैटेलिटी रेट है, नंबर ऑफ समथिंग, और टोटल जीडीपी कितना होगा, ग्रोथ रेट क्या होगी जीडीपी, ये सब चीज़ें जो होती है ये सारे कंटिन्यूस है। बट अगर हमारा y बाइनरी है, डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल है, ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि y इज गेट इन टू कॉलेज और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन पेरेंटल इनकम। ठीक है, तो अप टू पेरेंटल इनकम लेवल, अप टू पेरेंटल इनकम लेवल, सपोज दिस इज द पेरेंटल इनकम लेवल, तो बिलो दिस दे कैंट गो टू कॉलेज। ओके, लेकिन ऐसे होगा कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है और उसके ऊपर अगर इनकम है तो फिर देयर चिल्ड्रन गो टू कॉलेज, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये जो केसेस होती है हमारा y दो वैल्यू ले सकती है, 1 और 0, है ना, यस और नो। ठीक है, तो इस केस में उसको हम लोग बोलते हैं कि ये बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, जैसे कि लोन के लिए अप्लाई करना है या मॉर्गेज एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो उसमें आपका एक ये मल्टीपल रिग्रेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे रेस, इनकम, हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा सब यहाँ पे आप ले सकते हो एक्स के हिसाब से, बट आपका वाई में येस और नो होगा, है ना। तो ये बाइनरी वेरिएबल्स और ये लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल ही देखते हैं। और भी एक है नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल जिसमें आपका की प्रोबिट होगा, लॉजिक होगा। ये हमारा लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो 0 हो सकता है y का प्रोबेबिलिटी और 1 हो सकती है, बस ये ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, जिसमें हमने वहाँ पे सिंपल मॉडल बताया था, यहाँ पे ये दोनों। और मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होगा कि आपका जो y आए तो यहाँ पे x1 आई टू xk आई है। ठीक है, तो आपको कोफिशिएंट भी है आपका यहाँ पे k। ठीक है, k कोफिशिएंट फॉर k इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये जो बीटा बीटा वैल्यूज है ना, बीटा 1 से लेके बीटा k तक, उसको हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये कोफिशिएंट्स जो हैं दे कैन बी इंटरप्रेटेड एज द चेंज इन y एसोसिएटेड विद द यूनिट चेंज इन x। ठीक है, x में अगर 1 यूनिट चेंज हो रही है तो y में क्या चेंजेस हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बाइनरी वेरिएबल हम लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू y इक्वल टू 1, ये 1 है, और 0 है प्रोबेबिलिटी फॉर y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आप जब ऐड करते हो तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मिलती है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 ही होता है, क्योंकि ये 0 0 ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना,
तो ये 0 है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि expected value of yi given the value of x1i to xki equal to probability value of yi equal to 1 given the value of xi। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल हो गया। जैसे कि एग्जांपल्स है, यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट इंडिविजुअल्स हु वांट टू बाय अ हाउस अप्लाई फॉर मॉर्गेज एट अ बैंक। ठीक है, और ऑल मॉर्गेज एप्लीकेशंस आर अप्रूव्ड, नॉट ऑल आर अप्रूव्ड, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जो वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उन्हीं को ही वो लोन सैंक्शन करेगा। ठीक है, तो इस उस बेसिस पे जब हम लोग एक यहाँ पे एक डाटा सेट लिया हुआ है, ये स्टॉक एंड वाटसन किताब के एग्जाम्पल है। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2380 एंड डेटा सेट कलेक्टेड बाय फेडरल रिजर्व बैंक इन बोस्टन। तो यहाँ पे डिनाई इक्वल टू 1 इफ मॉर्गेज एप्लीकेशन इज डिनाइड। ठीक है, मतलब ये आपका y है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक की रेस पे और एक पेमेंट टू मंथली इनकम रेशियो जो है। ठीक है, ये रेशियो पे। ओके, तो इस केस में हम देखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। ठीक है, जो कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। क्वेश्चन में आता है कि लीनियर प्रोबेबिलिटी में हेटेरोस्केडास्टिसिटी क्यों आती है। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी हम लोग कब आती है, जब हमारा वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, है ना। क्या होता है, दिस इज हेटेरोस्केडास, ये होता है सिग्मा स्क्वायर होता है होमोस्केडास्टिसिटी के लिए, लेकिन जब हमारा सिग्मा आई स्क्वायर डिपेंड करता है, मतलब तो वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि आपका ईच वाई आई सॉरी ईच वेरिएंस फॉर each individual factor will be affecting our dependent variable। ठीक है, तो इस चीज में हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंस हमारा दो वैल्यू है ना, y इक्वल टू 1 एंड और 0, दो है, और वेरिएंस का यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस सॉरी y इक्वल टू 1। ठीक है, ये वेरिएंस है बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स में, जहाँ पे कि हमने 0 एंड 1 होता है वो वैल्यूज। तो ये हमारा जो एरर टर्म होगा, जो वेरिएंस ऑफ यू आई सब ये हम निकालते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई आई माइनस बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 आई टू मल्टीप्लाई करते हैं एंड तक बीटा के x के आई। तो ये कहाँ से आया हमारा वाई आई माइनस वाई, क्योंकि ये वैल्यू है y इक्वल टू 1, मतलब क्या है कि y के बदले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिएंस, और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी वैल्यूज पुट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, ये वैल्यू इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, ये जो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और हमें ये मिलेगा यहाँ पे कि इट डिपेंड्स ऑन सिग्मा यू स्क्वायर। ठीक है, तो ईच ऑफ द x1 ईच ऑफ द y they will be affecting this। ठीक है, दिस हेटेरोस्केडास्टिसिटी। सो इसीलिए इसमें हम लोग हमेशा हेटेरोस्केडास्टिसिटी रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर को यूज करते हैं जब भी हम लोग लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल रिग्रेशन रन करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, इसीलिए ये जो हमारा मॉडल था, तो वहाँ पे डिनाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और पी आई रेशियो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोबस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि ये रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर और ये कमांड स्टार्टर से है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो कोएफिशिएंट है एसोसिएटेड विथ पेमेंट टू इनकम रेशियो, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है,
ओके, तो हमारा ये ओइलेस कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, और बीटा वन क्या ये है आपका 0.60। तो ये 0.60 सिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्योंकि पी वैल्यू के हिसाब से हम देख रहे हैं। और हम इसको क्या इंटरप्रेट करते हैं, बीटा वन कैप को हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि एक्चुअली a change in the payment to income ratio by 1 is estimated to increase the probability that the mortgage application is denied by 0.60, ठीक है। तो ये है उसका मतलब, क्योंकि पेमेंट टू इनकम रेशियो अगर ज्यादा पेमेंट होगा, जितना इनकम है उसका ज्यादा पोर्शन पेमेंट दे रहे होंगे, तो फिर डिनाई करने की, लोन एप्लीकेशन मॉर्गेज एप्लीकेशन डिनाई करने की चांसेस बढ़ जाती है। एंड हाउ मच, दैट इज 0.60, ठीक है। और अगर उसको और भी ये करोगे, इनकम डेसिमल में ले लोगे, जैसे कि चेंज इन पेमेंट टू इनकम रेशियो इन चेंज होती है बाई 0.10, तो फिर ये 0.60 दैट इज बिकमिंग योर 6%, ठीक है। तो एप्लीकेशन डिनाई होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है 6%, ओके। अब लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का जो असम्पशंस है, सेम जो जनरल मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में हम देख के आए हैं, ठीक है, ये चार सेम है। और यहाँ पे हम लोग लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का एडवांटेजेस ये है कि ये इजी है एस्टिमेट करने के लिए, कोएफिशिएंट एस्टिमेट्स आर इजी टू इंटरप्रेट, बट डिसएडवांटेज इज predicted probability can be above 1 or below 0, error terms are heteroscedastic, ठीक है। तो जो हमारा प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी होती है, जो बीटा वन कैप होती है, दैट कैन बी एबव 1 और लेस देन 0, ठीक है। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। हम्म, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा मॉर्गेज अप्रूव्ड है और ये मॉर्गेज डिनाइड है। हम्म, तो ये एबव भी जा रहा है, 1 से ऊपर जा रहा है, और 0 से नीचे भी आ रहा है ये प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट्स गो फॉर वन एग्जांपल जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये देखो, ये हमारा GHI, ठीक है, और ये क्या है, गुड हेल्थ फॉर वन इंडिविजुअल आई इज डिपेंडेंट ऑन हिज on one variable, that is ROI, and ROI is randomly offered subsidized health insurance, ठीक है। तो हमारा ROI बाइनरी वेरिएबल है, GHI भी बाइनरी वेरिएबल है, ठीक है। मतलब गुड हेल्थ 1 है, गुड हेल्थ वेरिएबल 0 है अगर उसके वो इंडिविजुअल के पास गुड हेल्थ नहीं, इल हेल्थ है। और ROI रैंडमली ऑफर्ड हेल्थ इंश्योरेंस अगर है 1 है, तो दैट मीन्स कि ही हैज़ बीन ऑफर्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस, एंड 0 मतलब उसको सब्सिडाइज हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर नहीं किया गया, ठीक है। तो हम इसको इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, कि अल्फा 1 दैट मीन्स दिस पार्ट, that coefficient is the difference in probability of having good health between an individual who has been randomly offered subsidized health insurance versus an individual who hasn't been offered the insurance. So remember this ROI equal to 1 जब उसको randomly offer subsidized health insurance है, उसके पास 0 है, तो ROI equal to 0 मतलब उसको ऑफर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये इसलिए अल्फा 1 इज द difference between these two groups, and alpha 0, what is the alpha 0? Alpha 0 is equal to expected probability of having good health for an individual who hasn't been offered health insurance on average, ठीक है। तो alpha 0 is independent of alpha 1 ROI. तो it's expected probability of having good health for an individual who hasn't been offered health insurance on average, ठीक है। और यहाँ पे why, next question is why must you account for heteroscedasticity with this linear probability model? इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है कि
एरर टर्म इज नेसेसरीली हेटेरोस्केडास्टिक इन लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x इज नॉट ए कांस्टेंट बट रादर ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, वेरिएंस ऑफ y गिवन वैल्यू ऑफ x is equal to expected value of y square by x given by x then minus expected value of y given value of x whole square, ठीक है। ये वेरिएंस का होता है और हमें पता है कि expected value of y given x इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 x, है ना। और expected value of e that is error given x इक्वल टू 0। और हमें जब पता है कि y इज बाइनरी, तो जब भी y का वैल्यू 1 होगा तो हमें वो रिजल्ट मिलती है ना। और 0 भी है तो उस 0 हो जाती है, तो उसको तो हमें अगर प्लस करनी है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x अगर हमें निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, है ना। 0 to 1 मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यूज और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स p, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो p है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन द वैल्यू y इक्वल टू 1, हाँ, ये हो जाता है हमारा अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 x, सो विच इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जो वैल्यू है y स्क्वायर का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर गिवन द वैल्यू ऑफ x, दैट इज बिकमिंग p। और वेरिएंस ऑफ y गिवन x टोटली हो जाता है हमारा क्या, p इंटू 1 माइनस p, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो p है, दैट p इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ x। तो इसलिए हमारा एरर टर्म क्या होगा कि ऑलवेज हेटेरोस्केडास्टिक अंडर LPM, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम और एक इक्वेशन देखते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये बोलते हैं कि HAS एक नया वैल्यू लेते हैं और x1i x2i टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है एज और एजुकेशन को दिखाता है, ठीक है। और HAS एक बाइनरी वेरिएबल है जो बोलता है कि इंडिविजुअल हैज हेल्थ इंश्योरेंस और नॉट, ठीक है। तो गुड हेल्थ इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और हेल्थ इंश्योरेंस is a binary variable and age and education they are independent variable but not binary variable, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग ये देखेंगे कि whether randomly offered health insurance is likely to be a valid instrument for health insurance, ठीक है। तो इस केस में हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे, देखो पहला इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो ये दोनों को रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको देखना है कि ROI जो है randomly offered subsidized health insurance is likely to be a valid instrument for health insurance or not, ठीक है। देखो ROI इस केस में एक्सोजेनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये रैंडमली असाइन हो रही है, ठीक है, इसलिए वो ऑन कोरिलेटेड होगा। रैंडमली ऑफर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इट इज रेलिवेंट सिंस इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद HAS1। तो इसका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास है दे मस्ट हैव बीन ऑफर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। तो इसीलिए ये जो ROI है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जिन के साथ रिलेटेड है, ये दोनों वेरिएबल के, जो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं हाँ ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। दूसरी रीजन ये है कि सिंस इट इज एक्सोजेनस, हमारा ROI ये हमारा एरर टर्म के साथ रिलेटेड नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट के लिए दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपका ये जो दो वेरिएबल है ROI एंड HAS1, मतलब इंस्ट्रूमेंट और जिसको रिप्रेजेंट करेगा दोनों रिलेटेड होनी चाहिए। और दूसरा है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ROI दैट शुड बी रिलेटेड विथ कोरिलेटेड विथ द एरर टर्म, ठीक है। ये दो चीज़ें, तो इसलिए ये हमारा है कि हाँ ये वैलिड हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट के रूप से यूज हो सकती है। तो अगर हम ROI को लेते हैं इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ठीक है। और अगर ये वीक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है तो फिर हम लोग उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में दो स्टेप हो सकती है। पहला स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि एंडोजेनस वेरिएबल HASI जो है उसको हम रिग्रेस करेंगे ऑन ऑल एक्सोजेनस वेरिएबल इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा कि हम लोग आइसोलेट कर देंगे दैट पार्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो कि कोरिलेटेड नहीं है एरर टर्म के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पहला मॉडल हो जाएगा, जिसमें हम लोग दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज एजुकेशन को लेते हैं और ROI जो है उसको लेते हैं, और हम हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे HAS उसको हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको हम रन कराते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि पाई 1 जो है ये कुछ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। इट शुडंट बी इक्वल टू 0। और अगर ये स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं टेस्ट करने के लिए हमें एफ स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में क्या करना है, ये जो HAS1 फिक्स्ड सॉरी HAS1 हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है, फिट किया है, वो सारे वैल्यूज को ले लेंगे और सेकंड स्टेज में हम लोग उसी को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू एस्टिमेटेड और प्रेडिक्टेड और फिटेड वैल्यू ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स उसको हम देखेंगे, और बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको भी रखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा 3, तो 2 एंड 3 में हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लेते थे, बट यहाँ पे हम सेकंड स्टेज रिग्रेशन में हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ HAS ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I will see in the next video. Please like, subscribe और कुछ कमेंट करो यार, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, पता तो चले आप लोग देख रहे हो। थैंक यू।